हे गाइस, वेलकम बैक टू कलंचेशन सेंटर। सो गाइस, हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इसके पहले भी हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन। गाइस, आज उसी से रिस्पेक्टिव एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। क्या नाम है गाइस? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन को ही हम लोग और एक नाम से पहचानते हैं, दैट इज व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी या फिर इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी भी। तो क्या होता है हमारा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन? क्या होता है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी? क्या होता है हमारा बॉन्ड एनर्जी? एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसोशिएट करना है। डिसोशिएट करना है मतलब ब्रेक करना है। और हम सब जानते हैं कि जहां पे हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जहां पे भी हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो मतलब क्या होता है, वहां पे कुछ बॉन्ड टूटते हैं और कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और जब भी हमें बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी की जरूरत होती है, और जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात करना है, इसका मतलब मुझे बॉन्ड यहाँ पे तोड़ने हैं, और बॉन्ड अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाँ ना? तो क्या होता है हमारा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, या क्या होता है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी, क्या होता है हमारा बॉन्ड एनर्जी? दैट इज व्हाट the amount of energy required to break 1 mole gaseous molecule into gaseous atoms called as bond एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। और गाइस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट डेल्टा बॉन्ड एंथैल्पी नॉट स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड बॉन्ड एंथैल्पी। अब स्टैंडर्ड क्यों लगा, मैंने पहले ही बताया था, हमें यहाँ पे हर एक टर्म स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑपरेट करना है। एग्जैक्ट चल रहा है। तो क्या होता है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। 1 मोल गैसेस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए 1 मोल गैसेस मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हम अब भी बात कर रहे हैं 1 मोल की। किसकी बात कर रहे हैं? 1 मोल की। 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और गैसेस एटम बनाने के लिए, ओके, 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल होना चाहिए ना, तो हम जानते हैं जैसे हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है ना? H2 हाइड्रोजन गैस है। मैं जानता हूं यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। अब ये 1 मोल होना चाहिए, देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा 1 मोल है ना? तो अगर मैं ये गैसेस फॉर्म है ना, तो अगर मैं यहाँ पे हीट प्रोवाइड करूं या एनर्जी प्रोवाइड करूं, तो मुझे पता है ये क्या हो जाएगा? गैसियस हाइड्रोजन एटम, गैसियस हाइड्रोजन एटम बना देगा, है ना? तो 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल को गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। क्या कहेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी। और यहाँ पे इस रिएक्शन में दैट इज व्हाट H2 इन गैसियस स्टेट gives hydrogen atom in gaseous form plus hydrogen atom in gaseous form। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के गैसियस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी होती है दैट इज व्हाट इट इज नथिंग बट, इसके वैल्यू देखिए, ये वैल्यू आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप लोगों को ये सब वैल्यू गिवन रहेंगे। आज भी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल पोर्शन है, ओके। इसकी जो एंथैल्पी होती है, बॉन्ड एंथैल्पी होती है, दैट इज व्हाट इट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट 436.4 किलोजूल। कितनी होती है? 436.4 किलोजूल, ओके। ये तो बात हो गई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, हाँ। और कुछ अगर एग्जांपल लेना है, जैसे कि मान के चलिए, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। आई होप सो टॉपिक समझ में आ चुका है। कुछ नहीं करना है, हम लोगों को गैसेस मॉलिक्यूल को गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी को क्या कहेंगे? दैट इज व्हाट
बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे, और कुछ नहीं है, बस एग्जांपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है वो। ओके चलो, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं क्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी क्या है, गैस ही है ना। चलो क्या हो जाएगा देख लेते हैं, क्लोरीन गैस। ओके क्या है गैस, Cl2 इन गैसेस फॉर्म है ना, ये क्या हो जाएगा Cl एटम इन गैसेस फॉर्म, Cl एटम इन गैसेस फॉर्म बनेगा है ना। तो ये क्लोरीन गैसेस क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके गैसेस क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी की जरूरत पड़ेगी, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, दैट्स व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। मतलब इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 मोल, देखिए 1 मोल ही है अभी भी है ना, 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। और क्लोरीन की कितनी होती है, दैट्स व्हाट इट्स वैल्यू इज नथिंग बट एज और डेल्टा एच, इसकी वैल्यू होती है 242.7 किलोजूल। ये जो वैल्यू लिख रहे हैं ना, ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली जो हीट एनर्जी है उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके और कुछ एग्जांपल जैसे लेते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ HCl इन गैसेस फॉर्म, ओके हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैसेस फॉर्म। तो 1 मोल ही लिया मैंने, 1 मोल ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेंगी मुझे बताइए, अगर ब्रेक हो तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म प्लस क्लोरीन इन गैसेस फॉर्म है ना। उसके बाद इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट चेंज इन एंथैल्पी लगती है, दैट डेल्टा एच नॉट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, दैट 431.9 किलोजूल। ओके यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसलिए आप लोगों को ये वैल्यू याद नहीं रखना है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनको ब्रेक करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। ओके उनके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल में सब चीजें गिवन होती है। इज दैट क्लियर? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये गैसेस मॉलिक्यूल को ब्रेक करके गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं। और ये जो वैल्यू यहाँ पे मेंशन है उसके बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू है, इस पूरे केमिकल रिएक्शन की हीट एनर्जी यहाँ पे मेंशन नहीं करा होगा इसमें। ओके हम यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हो क्या मेंशन करेंगे, दैट इज व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा हूँ, एटम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यही तो हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में भी पढ़े थे, है ना गैस। तो सही है गैस, आप सही जा रहे हो, सही सोच रहे हो गैस, बट कंडीशन अप्लीकेबल जब हमारा मॉलिक्यूल ये डायमॉलिक्यूलर फॉर्म में, कौन से फॉर्म में गैस, डायमॉलिक्यूलर फॉर्म में, और उसको हम लोग एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस समय ये जो हमारा बॉन्ड एंथैल्पी है यही हमारा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की भी वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है गैस, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। बट गैस ये तो डायमॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, क्या है गैस, डायमॉलिक्यूलर। अब मैं बात कर रहा हूं अगर पॉलीमॉलिक्यूल की, दैट्स व्हाट, ये हमारा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्या है गैस, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है वही आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी होती है। किसमें, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो आपकी बॉन्ड एंथैल्पी होती है वही आपकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी होती है। बट जब मैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें दिखेंगे कि अलग अलग बॉन्ड होंगे वहां पे। तो गाइस अगर वहां पे अलग अलग बॉन्ड होंगे तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग हमारे एनर्जी की जरूरत होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलो गाइस, क्या बोलो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। किसकी बात करोगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी की जरूरत होती है गाइस। एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान के चलिए मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं, पॉलीएटॉमिक कंपाउंड ले रहा हूं गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके अगर मान के चलिए मेरे पास एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास H2 है गाइस, H2। ओके H2 एक मेरा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की भी यहाँ पे ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड। अभी तक क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, हाइड्रोजन Cl के बीच में बॉन्ड था। तो हमें दिख रहा था ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है क्या, नहीं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसका मतलब इसके बीच में बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें अलग हीट एनर्जी जरूरत पड़ेगी, इसके बीच में बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें अलग हीट एनर्जी जरूरत पड़ेगी। और ये आपको ध्यान में रखना है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग हीट एनर्जी की जरूरत होती है। अगर H2 इन गैसेस फॉर्म में है, अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं तो ये क्या बनता है, ट्वाइस हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म। उस समय यहाँ पे मुझे जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो पूरी एनर्जी लगती है दैट इज व्हाट, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए पूरी जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी होती है, दैट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट दैट इज व्हाट डेल्टा H इज इक्वल टू 927 किलोजूल। कितनी लगती है,
927 किलो जूल। बट गाइस ये जो मैंने बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे लिखा है, ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है गाइस, ये बॉन्ड एंथैल्पी इस पूरे इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ब्रेक करने के लिए लगने वाली हीट एनर्जी गाइस। पर क्या डायरेक्ट ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे? नहीं गाइस, कभी भी डायरेक्ट दोनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे। यहाँ पे एक एक बॉन्ड टूटेगा। चलो एक काम करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान के चलिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ये मेरा ऑक्सीजन है, ये मेरा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोजन है, सबसे पहले इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड तोड़ा, क्या हो जाएगा H2O इन गैसेस फॉर्म। तो ये जैसे सबसे पहले ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो क्या बनेगा, एक OH बनेगा, एक H बनेगा, तो क्या बनेगा OH इन गैसेस फॉर्म प्लस H इन गैसेस फॉर्म। तो जब गाइस मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड तोड़ा, सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा होगा, इसमें दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ा, तो मैं सिर्फ ये तोड़ा या ये तोड़ा, दोनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ा। अगर मैं सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ देता हूं, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ता हूं, तो उसको ब्रेक करने के लिए ये मेरे स्टेप नंबर फर्स्ट गाइस, कभी भी एक साथ पूरे बॉन्ड नहीं तोड़ते, एक एक बॉन्ड तोड़ते। तो अगर मैंने एक बॉन्ड तोड़ा, ये पहला बॉन्ड तोड़ने के लिए जो मुझे हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज व्हाट इट इज नथिंग बट डेल्टा H इज इक्वल टू 499 किलो जूल। कितनी लगती है 499 किलो जूल। मैं पहले ही बोला पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग हीट एनर्जी की जरूरत होती है। तो देखिए मैंने जब पहला बॉन्ड तोड़ा तो उसको हीट एनर्जी कितनी जरूरत पड़ी, 499 किलो जूल। ओके, उसके बाद अब मेरे पास कंपाउंड कौन सा है, एक OH है और एक H है। अब देखिए ये तो ऑलरेडी एक गैस आइटम बन चुका है, लेकिन अभी भी ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब इसको तोड़ने के लिए अलग एनर्जी लगेंगी। तो अब मेरे पास OH इन गैसेस फॉर्म है, हाँ ना, तो ये हमारा स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे और देखिए अब इस बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगेंगी, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है, दैट इज व्हाट, वो कितनी लगती है, दैट इज व्हाट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट, ये आप लगा लीजिए, कितनी लगती है 428 किलो जूल। कितनी लगती है 428 किलो जूल। देख सकते हैं पहले ये H और OH के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी, 499 किलो जूल। उसके बाद इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी है, 428 किलो जूल। देखते हैं अब अगर मैं इसको ओवरऑल अगर देखता हूँ, ओवरऑल अगर इसकी मैं हीट एनर्जी देखता हूँ कितनी लगेगी, ओवरऑल कितना लगेगा, देखिए दैट इज व्हाट H2O इन गैसेस फॉर्म, और मुझे क्या मिलेगा, दैट इज व्हाट ट्वाइस, दो हाइड्रोजन मिले थे ना, 2 हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन गैसेस फॉर्म। तो देखिए ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना होता है, 8 2 16 17, 17 के साथ हाथ चला 1 कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 और 2 12, 12 के 2 हाथ चला 1, मतलब कितना हो जाएगा 927 किलो जूल। देख सकते हैं हाँ, मतलब इस H2O के हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए पूरे मिला के कितनी एनर्जी लगी, दैट इज व्हाट 927 किलो जूल। बट गाइस हम बात कर रहे हैं एक बॉन्ड को, वन मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाँ ना, हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। ये जो मैंने एनर्जी लिखा, ये जो मेरी एनर्जी मैंने लिखा, ये एनर्जी किसकी है, इस H2O के हर एक बॉन्ड को तोड़ने के बाद लगने वाली एनर्जी है, हाँ ना, ऐसा और नो। तो अगर मुझे यहाँ पे इसका ओवरऑल ठीक है ना, इसका ओवरऑल एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, इसका ओवरऑल एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, दैट इज व्हाट एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी किसका, मुझे पता है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये एक बॉन्ड है ना, दो बार बॉन्ड तोड़ा मैंने, है ना, तो क्या हो जाएगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ क्या हो जाएगा H-O, मैंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तोड़ा ना, तो क्या हो जाएगा एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H-O, यहाँ पे H2O लिख देता हूं मैं, H2O का एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, मेरे पास कितनी है 927 किलो जूल एनर्जी थी, कितने बार तोड़ा, 2 बार तोड़ा, इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आती है, दैट इज व्हाट वैल्यू इज नथिंग बट इट्स वैल्यू इज नथिंग बट 463.5 किलो जूल। कितनी आती है 463.5 किलो जूल। इसका मतलब अगर मैं इस H2O के एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालता हूं, क्या निकालता हूं गाइस, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। क्यों मुझे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना पड़ा गाइस, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 बार बॉन्ड टूट रहे, एक ही बार में बॉन्ड टूटा क्या नहीं गाइस। और एक ध्यान में रखिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यही बात होती है गाइस कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, तो बॉन्ड एंथैल्पी निकालना वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है गाइस, क्योंकि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग हीट एनर्जी की जरूरत होती है। इसी वजह से अगर मुझे वहां पे जो बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है तो मुझे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। डोंट वरी गाइस, इसमें से कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कांसेप्ट समझना है। इज दैट क्लियर गाइस, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसको समझने के लिए। ये तो हम लोगों ने H2O का लिखा, ओके, जैसे मान के चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट,
मान के चलिए मेरे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, मेरे पास क्या है मीथेन मॉलिक्यूल है। अब मैं जानता हूँ मीथेन मॉलिक्यूल अगर है तो मीथेन मॉलिक्यूल किस तरह से होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। दैट इज व्हाट, ये हमारा कार्बन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा। तो डायरेक्टली दिख रहा है कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। हाँ गाइस, तो अगर मान के चलिए मेरे पास CH4 है इन गैसेस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, अगर मान के चलिए मैंने पहला ये बॉन्ड तोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, CH3 और H के बीच में पहला बॉन्ड टूटा, है ना। पहला बॉन्ड किसके बीच में टूटा, CH3 और H के बीच में पहला बॉन्ड टूटा, है ना गाइस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CH3 इन गैसेस फॉर्म प्लस हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म। तो इस समय इसका चेंज इन एंथैल्पी अलग होगा, है ना। अब मेरे पास क्या बचा बेटा, एक तो हाइड्रोजन आइटम गैसेस फॉर्म में बन चुका है, लेकिन CH3 तो अभी भी मॉलिक्यूल है ना, तो इसका मतलब क्या बनेगा, CH3, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, CH अब क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो, इसका मतलब क्या कर रहा हूं, CH2 और H के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूं। तो अब देखिए अब अलग हीट एनर्जी लगेगी, क्योंकि एक साइड में CH2 एक साइड में H है ना, बार बार बदल रहा है। यहाँ पे CH3 और H का बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे CH2 और H का बॉन्ड तोड़ा, ये बात ध्यान में रखना है। H2 में पहले क्या था, H2O में सबसे पहले एक H और एक OH का बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद O और H के बीच में बॉन्ड तोड़ा, इसी वजह से बॉन्ड एंथैल्पी बदल रही थी गाइस। यही मैं बोल रहा हूँ कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग हीट एनर्जी की जरूरत होती है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे CH3 इन गैसेस फॉर्म, तो ये क्या बनेगा, दैट इज CH2 इन गैसेस फॉर्म प्लस H इन गैसेस फॉर्म। तो इस समय इसकी चेंज इन हीट एंथैल्पी जो चेंज इन एंथैल्पी होंगी वो अलग होंगी, बॉन्ड एंथैल्पी अलग होंगी। अब यहाँ पे CH2 मॉलिक्यूल अभी भी है, तो CH2 इन गैसेस फॉर्म, ये फिर से क्या बनेगा, CH इन गैसेस फॉर्म और H इन गैसेस फॉर्म बनेगा। इसके लिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी अलग होंगी। अब मान के चलिए यहाँ पे देखिए CH है, अभी भी मॉलिक्यूल है ना ये, तो CH इन गैसेस फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, और C इन गैसेस फॉर्म प्लस H इन गैसेस फॉर्म। तो इसके लिए बॉन्ड एंथैल्पी क्या होंगी गाइस, अलग होंगी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, अगर मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। देखिए इनके लिए सबके लिए बॉन्ड एंथैल्पी अलग है। इसके लिए लगती है 427 किलो जूल, इसके लगते हैं 439 किलो जूल, इसके लगते हैं 452 किलो जूल, इसके लगते हैं 347 किलो जूल। देख सकते हैं हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमें अलग अलग एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी, अलग अलग हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर गाइस? यही मैं बोल रहा हूँ, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग हीट एनर्जी लगती है। और यहाँ पे अगर मैं इसका ओवरऑल हीट एनर्जी अगर निकालता हूँ, ओवरऑल हीट एनर्जी अगर निकालता हूँ CH4 इन गैसेस फॉर्म, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बन इन गैसेस फॉर्म प्लस 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन इन गैसेस फॉर्म। तो उस समय मुझे यहाँ पे टोटल हीट एनर्जी इनको मैं ऐड कर दूंगा, तो कितने वाले नथिंग बट 1665 किलो जूल कितने लगती है ओवरऑल पूरे बॉन्ड तोड़ने के लिए। इस पूरे रिएक्शन में पूरे बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी हीट एनर्जी लगती है, दैट इज व्हाट 1665 किलो जूल। लेकिन अगर मुझे इसका एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, क्या निकालना है एवरेज बॉन्ड, मतलब हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एवरेज एंथैल्पी कितनी लग रही है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालना पड़ता है गाइस। तो इसके बॉन्ड एंथैल्पी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, मुझे बताया 4 बार रिएक्शन हो रही है, तो इसका करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, लेट्स डॉट बॉन्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा डॉट, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 1665 को 4 से अगर डिवाइड कर दो तो इसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकलती है 416 पॉइंट, चलो ठीक है 416 किलो जूल ये डायरेक्टली। दैट क्लियर गाइस? इस तरह से आज का हमारा टॉपिक था गाइस, दैट इज व्हाट बॉन्ड एंथैल्पी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, सब न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए पढ़ रहे गाइस, और कुछ नहीं है। हाँ एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस लेक्चर को रोक देंगे। ओके, जैसे एक टॉपिक और है गाइस, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, क्या है गाइस, रिलेशनशिप बिटवीन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी, और एंथैल्पी का मतलब पूरे रिएक्शन में लगने वाली एनर्जी, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे कि मान के लिए कोई केमिकल रिएक्शन है, मान के लिए कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये इस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये मेरे प्रोडक्ट बन रहा है, और इसका मुझे ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी निकालना। तो फॉर्मूला क्या था, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या था, एंथैल्पी समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना, ये फॉर्मूला था। लेकिन ये जो है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का मतलब क्या है, दैट इज व्हाट इस रिएक्टेंट की कितनी एंथैल्पी है ना, इस प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पी है, मतलब कितनी हीट एनर्जी है, इस रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी है, इस प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी है, ये हम लोग बात कर रहे थे, हाँ ना। बट मैं अब बात कर रहा हूं कि एंथैल्पी का जो डेल्टा है और बॉन्ड एंथैल्पी की रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में मुझे
चेंज इन एंथैल्पी निकालना है। क्या निकालना है गाइस? चेंज इन एंथैल्पी निकालना है और आपको बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन है। गाइस बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली हीट एनर्जी अगर आपको गिवन है तो उस समय उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। ये हमें फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला हमें तब अप्लाई करना है जब हमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी गिवन है और प्रोडक्ट की एंथैल्पी गिवन है। इज दैट क्लियर गाइस? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी गिवन है तब की बात है गाइस। लेकिन मुझे अब उसके रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी नहीं गिवन है, उसको बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, मतलब उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली हीट एनर्जी गिवन है गाइस। दैट इज व्हाट, यहाँ पे तो रिएक्टेंट की एनर्जी गिवन थी और प्रोडक्ट की एनर्जी गिवन थी। रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी है, प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ एनर्जी रहेंगी, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी रहेंगी। ऐसा हो गया? अरे बाबा मैं आप लोगों को ग्राफिकल भी समझाया था। रिएक्टेंट तो रिएक्ट में कुछ एनर्जी रहेगी, तो मान लीजिए रिएक्टर यहाँ पे है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में कुछ एनर्जी है तो यहाँ पे तो हाँ ना, मतलब इनमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, तो उस एनर्जी की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस फॉर्मूले में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब अगर आपको एंथैल्पी निकालना है और बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी अगर गिवन है तो उस समय उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? दैट इज व्हाट, उस समय आपको अगर एंथैल्पी अगर आपको निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ reactant bond minus summation of enthalpy of product bond। समझाता होगा, डोंट वरी। इसमें और इसमें दोनों अपोजिट है। देखिए जब मुझे रिएक्टेंट की एंथैल्पी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी गिवन थी, मतलब रिएक्टेंट में कितनी एनर्जी और प्रोडक्ट में कितनी एनर्जी गिवन है, ये गिवन है, तब हम लोग चेंज इन एंथैल्पी इस तरह से निकालते हैं। मतलब चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। बट जब हमें बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी गिवन है, तब फॉर्मूला बदल जाएगा गाइस। दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज व्हाट समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड, मतलब रिएक्टर में जो बॉन्ड्स है उनको तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जीज का समेशन, ओके, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड प्रोडक्ट, मतलब बॉन्ड प्रोडक्ट के जो बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए लगने वाले एंथैल्पीज का समेशन, राइट। और ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करना है गाइस। और हम दोनों टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, दोनों टॉपिक के ऊपर। बस फॉर्मूला याद रखना है, बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है और चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। बॉन्ड एंथैल्पी जब गिवन है तब, बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट गिवन है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी गिवन है। रिएक्टेंट एनर्जी और प्रोडक्ट एनर्जी की बात कर रहा हूं और यहाँ पे उनको तोड़ने के लिए लगने वाले एनर्जीज की बात कर रहा हूं, दोनों डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? तो फॉर्मूले याद रखिए, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जीज गिवन है, मतलब एंथैल्पीज गिवन है, तो ये वाला पहले प्रोडक्ट आएगा बाद में रिएक्टेंट आएगा। लेकिन ये बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, बॉन्ड एनर्जी गिवन है, तब हम लोग क्या करेंगे? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड, मतलब रिएक्टेंट को बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगने वाली एंथैल्पी का पहले समेशन माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, मतलब प्रोडक्ट के बॉन्ड्स को तोड़ने वाले लगने वाली एंथैल्पी का समेशन माइनस कर देंगे। दैट इज व्हाट इट इज नथिंग बट, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, दैट इज व्हाट दैट इज क्या बोल सकता हूं? दैट इज व्हाट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज a difference between sum of enthalpy of reactant bond and sum of enthalpy of product bond, and this is what relationship between enthalpy and bond product guys. So this is all about today's lecture guys. इसके बाद हम लोग और जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले guys। क्या पढ़ने वाले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।